किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करना चाह रहा हूँ, उनकी प्रोग्रेस को। आप इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिसर्च को आप किस तरह देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी रिसर्च वाटर पे है तो वाटर के मैं सैंपल्स जो है वो किस तरह लूँगा, उसके बाद उसमें से कौन-कौन से उसके टेस्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फिज़ा अली फ्रॉम एनएक्स कंसल्टेंट। आज हमारे साथ है सर सायन ताहिर जो हमें बताएंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़िज़ा, आप ठीक हैं? कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, रिसर्च प्रपोज़ल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मास्टर्स जो टॉट प्रोग्राम है उस पे डिपेंडेंट्स अब अलाउ नहीं है। अब मास्टर्स ऑफ रिसर्च और उसके बाद पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं उस पे जो है वो डिपेंडेंट्स जो है वो अलाउ होंगे यूके में। तो उस पे हमेशा ही क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि मास्टर रिसर्च की एक रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट के पास एक रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए। ठीक है? तो उसमें उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कंपल्सरी हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो रिसर्च प्रपोज़ल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स ऑफ रिसर्च। ठीक है? तो इसमें डेफ़िनेटली जो क्वेश्चंस हैं, जो उसको एक सैंपल जो मेरी मास्टर्स की रिसर्च थी, उसके टाइटल के साथ, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन से क्वेश्चन को आपने किस तरह अड्रेस करना है, ताकि आपको उसकी मेकिंग में या उसको प्रपोज़ल प्रिपेयर करने में आपको आसानी हो जाए। जी। ठीक है सर, आप मुझे रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट और टाइटल बताएं। जी, टाइटल दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल, जिसमें आप अपना रिसर्च टाइटल बताते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने रिसर्च की, मैं आपको एग्जांपल के साथ उसका टाइटल भी बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, करंट प्रोग्रेस एंड फ्यूचर चैलेंजेस इन पाकिस्तान। ये एक मेरा टॉपिक था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी करंट प्रोग्रेस, उसके बाद उसके फ्यूचर चैलेंजेस को डिस्कस करना है, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है पाकिस्तान में। ठीक है? तो ये एक टाइटल है कि आप उसको अपनी रिसर्च के मुताबिक उसको मोल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली, और इसको आप इस तरह से डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। रिसर्च कॉन्टेक्स्ट जो है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकंड स्टेप है रिसर्च प्रपोजल में। उसमें आपने कॉन्टेक्स्ट डिसाइड आपका करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करना चाह रहा हूँ, उनकी प्रोग्रेस को। अब डेफिनेटली वो चीज़ जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो पूरी दुनिया उस पे जो है वो अमल कर रही है, पूरी दुनिया उस पे इम्प्लीमेंटेशंस लेके आ रही है। लेकिन हमारा मकसद सबको स्टडी करना नहीं है, इतनी वास्ट हमारी फील्ड नहीं है। जो हमारी फील्ड है, जो हमारा कंसर्न, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान की स्टडी को है, क्योंकि मैं जो है वो पाकिस्तान का एक सिटीज़न हूँ, और पाकिस्तान की चीज़ों को इवैल्यूएट करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लायबिलिटी भी है। इस वजह से जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें मैंने पाकिस्तान का दिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर, अब आप मुझे रिसर्च क्वेश्चंस बताएं। रिसर्च क्वेश्चंस। जी, रिसर्च क्वेश्चंस। अच्छा, अब जब आप प्रपोज़ल बनाते हैं, जैसे रिसर्च क्वेश्चंस आपके होना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस रिसर्च के बाद एड्रेस हो जाएँगे, जिसका आंसर आपको अभी तक नहीं पता। ठीक है? आप इसको आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है, मेरे क्वेश्चंस क्या हैं कि करंट प्रोग्रेस क्या है, ठीक है? और उसके बाद उस फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है? करंट जो है वो क्वेश्चंस जो है मेरे रिसर्च क्वेश्चंस करंट प्रोग्रेस है, इसकी अभी तक की जो प्रोग्रेस है, अभी तक जो हमने स्टेप्स लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन में या उसको कंप्लीट करने में, क्या वो इस काबिल हैं कि हम उस पे जो है वो रहते हुए अपने जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उसको मीट कर सकें। दैट वाज माय रिसर्च क्वेश्चंस, जिसका मैंने एड्रेस किया, जिसको मैंने आफ्टर स्टडी जो है इवैल्यूएट करना था। ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस थे। तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर सकते हैं कि 1 साल की रिसर्च के बाद आपके कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे सर ने आपको बताया कि आप रिसर्च के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा से देख सकते हैं। सर, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, अब इसमें जो नेक्स्ट जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है रिसर्च प्रपोज़ल का, वो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिसर्च को आप किस तरह देख रहे हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो मैंने 4 उनके जो फंडामेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअली जो 30 हैं, लेकिन जो मेरी स्टडीज़ थी दैट वाज़ ऑन 4 गोल्स।
ठीक है, कि वो 4 कोर फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर है, क्लीन एयर है। अब क्लीन वाटर का जो डायरेक्टली जो है वो जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ है। ठीक है, क्लीन वाटर अगर होगा तो डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें डेफिनेटली मैंने स्टडी की क्लीन वाटर की, जो करंटली हम जो है उस पे काम कर रहे हैं। तो इसका जो एक सिग्निफिकेंस थी वो ये थी कि हम इंसानों को जो है वो किस तरह आने वाली बीमारियों से, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं या एयर बॉर्न डिजीज़ हैं, उससे किस तरह बचा सकते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली द सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसर्च। इसका रिसर्च का होना इस वजह से ज़रूरी था कि हम एटलीस्ट ये तो आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास पोटेंशियल उसके जो है वो जो एटलीस्ट हम ये चीज़ तो रियलाइज़ कर सकें कि हमारे पास उसकी वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से हर साल जो है वो कितने लोग अफेक्ट होते हैं, और उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए हमने कोई इस पे ठोस कदम भी उठाया कि नहीं उठाया। दैट इज़ एक्चुअली द सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। सर इसमें एक मेन पॉइंट है रिसर्च मेथड का, आप उसके वेरी बारे गुड। में थोड़ा सा बताएं मुझे। जी, रिसर्च मेथड्स जो है वो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हमें ये स्टार्ट में बताना होता है अपने सुपरवाइज़र को कि इसमें मैं कौन-सी मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा। अब सपोज़ मेरी रिसर्च है वाटर पे, वाटर की क्लीनिनेस मैं चेक करना चाह रहा हूँ, वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो साफ़ है कि नहीं है। अब डेफ़िनिटली उसके जो सैंपल्स हैं वो मैं एक जगह से नहीं ले सकता, ठीक है? वो मैं जो है वो 4-5 जगह से, या बहुत सारे केसेस में जो है वो 15 से 20 जगह से लूँगा। फॉर एग्जांपल टैप वाटर ले सकता हूँ, मैं जो है वो डिफरेंट प्लांट से जो पानी आ रहा है वो ले सकता हूँ, जो गवर्नमेंट सप्लाई से पानी आ रहा है वो ले सकता हूँ। जब वो सैंपल्स कलेक्ट करूँगा उसके बाद उसमें से जो स्टैंडर्ड टेस्ट कौन-सा ऐसा होगा जो मैं एक सिंगल टेस्ट करूँगा जिसमें से सबकी जो है वो मुझे प्योरिटी जो है वो आइडेंटिफ़ाई हो जाए, वो मैं बताऊँगा कि ये टेस्ट मैं करूँगा उसमें से। ठीक है? और उसके बाद जब वो टेस्ट हो जाएगा उसके रिजल्ट्स मैं साथ में बताऊँगा कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो दीज आर ऑल द मेथड्स, उस पे फिर मैं कौन सी स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करूँगा अपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो दीज आर ऑल द रिसर्च मेथड्स जो हमें स्टार्ट में बताना ज़रूरी है, ताकि एक तो ये इसमें ये भी अवेलेबिलिटी का भी इशू आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टेस्ट भी हो जाते हैं कि वो लोकल लैब में अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए हमें जो है वो अलग से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, या अलग से जो है उसके लिए मटेरियल मंगवाना पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो भी एक रिक्वायर्ड होता है कि हमें पहले से पता हो कि स्टूडेंट ने किस पे रिसर्च करनी है। सुपरवाइजर हमेशा से ये कहते हैं, ताकि उसके मुताबिक एक तो हम मटेरियल अरेंज कर सकें, उसके मुताबिक जो है वो इक्विपमेंट्स अरेंज कर सकें, और उसके मुताबिक उसको फैसिलिटेट कर सकें। तो मेथड्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कस टू गेट द बेटर रिजल्ट्स एंड एक्यूरेट रिजल्ट। सर इसका एक और मेन पॉइंट है स्केल एंड स्कोप ऑफ पर्पस रिसर्च। जी, अब स्केल एंड स्कोप को डेफ़िनेटली हम बताएँगे कि अब इसको हम, अब मैं जो है अगर हम स्केल की बात करें कि हम इसको किस लेवल पर लेके जा रहे हैं, ठीक है? और स्कोप इसका क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम फैसलाबाद में मैं देखना चाहूँ कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्या क्वालिटी है, तो डेफ़िनेटली उस पे कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं पूरे पाकिस्तान की करना चाहूँ, ठीक है? तो डेफ़िनेटली एक टाइम बाउंडिंग भी होती है कि आपने टाइम ड्यूरेशन को जो है डेफिनेटली वो भी कवर अप करना होता है, मास्टर ऑफ रिसर्च के ड्यूरेशन को कंप्लीट करना होता है कि आप उस ड्यूरेशन में क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं टॉपिक ऐसा सेलेक्ट कर लूँ जो है वो टॉपिक जो है 3 से 4 साल ले जाए, तो इसमें फिर जो है वो मास्टर्स का फिर वो प्लान नहीं होता, उसमें फिर वो जो आपको पीएचडी जो है उसके लिए जाना पड़ता है। तो टाइम स्केल का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि सुपरवाइज़र उसके मुताबिक आपको अकोमोडेट कर सके। ठीक है सर, आप इसके रेफरेंसेस बताएं। जी, रेफ़रेंसेस, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेफ़रेंसेस क्या होते हैं। रेफ़रेंसेस ये होते हैं कि जब मैं कोई भी किसी भी चीज़ की किसी भी साइंटिस्ट की बात जो है वो कोट करूँगा अपने अपने इस रिसर्च प्रपोज़ल में, तो मैं उसका रेफ़रेंस दूँगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैंने एक स्टैंडर्ड्स की बात की कि वाटर साफ़ करने का, उसको जाँचने का, उसको देखने का एक स्टैंडर्ड है। अब वो स्टैंडर्ड किसने बनाया है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टैंडर्ड जो है वो आईएसओ का भी हो सकता है, ठीक है? वो लोकल भी हो सकता है, वो पाकिस्तान की बॉडी का भी हो सकता है। तो उस स्केल को मुझे उसका रेफ़रेंस जो है वो अपने रेफ़रेंसेस में प्रोवाइड करना है। ठीक है, कि कौन से स्केल पे मैंने किया है और ये स्केल का ज़िक्र कहाँ से हुआ, वो उस चीज़ को मैं जो है वो उसके रेफरेंसेस में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो है वो रिसर्च मेथड है, ठीक है? फिर उसमें मैं रिसर्च, उसमें स्टडी रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी होता है, जो कि आगे जाके रिसर्च थीसिस में आपका काम आता है। प्रपोज़ल के टाइम पे जो है वो चीज़ ये जो है वो कम काउंट की जाती है कि आप रिव्यू करते हैं कि आज से पहले क्या इस टॉपिक पे काम हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है? अगर सपोज़ कि किसी ने पहले
पानी के सैंपल्स जो हैं वो लिए हुए हैं फैसलाबाद से, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा फिर से लूँ, मैं उसके सैंपल्स के रिजल्ट को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल फिज़ा ने 2010 में फैसलाबाद से सैंपल लिए थे, उसका ये रिजल्ट आया था, उसकी बेस पे जो है मैं ये जो है वो बात कोट कर रहा हूँ, उसकी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जब वो रेफरेंस होगा डेफिनेटली वो स्टडी आपकी भी कोट हो जाएगी, इसको हम साइटेशन बोलते हैं रिसर्च की ज़ुबान में, तो वो आपकी एक पेपर साइटेशन भी जो है बढ़ जाएगी। तो इस वजह से रेफरेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो उसमें एक्नॉलेजमेंट आप देते हैं अगले बंदे की रिसर्च को, उसके काम को, वो एक्नॉलेज करते हैं उसके काम को। दूसरा ये है कि अपने काम को आप अच्छे तरीके से करने का एक मेथड भी जो है उसमें विद रेफरेंसेस जो है वो बताते हैं कि ये इसका आइडियल मेथड है, फलाने इंसान ने, फलाने साइंटिस्ट ने जो है इस पे काम किया, उसके ये रिजल्ट्स आए, तो इसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर। थैंक यू सो मच सर साइम, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे आपके साथ रिसर्च प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।